दोस्तों हम बात कर रहे हैं 907 नंबर सब्जेक्ट जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। इसके बड़े क्वेश्चनों को यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बड़े क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और छोटे मोटे क्वेश्चंस जो होंगे आपके 1 नंबर के वो किस तरह के पूछे जाते हैं, हम यहाँ पे वीडियो में देखते हैं। फटाफट देखेंगे, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पर्यावरण का अर्थ समझाइए, जैसे ये क्वेश्चन आता है आपका। तो पर्यावरण का अर्थ क्या है? पर्यावरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक जो शब्द है उसका नाम है परि प्लस दूसरा है आवरण। ठीक है। इनमें परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब वो है कि ढके हुए। तो अंग्रेजी में पर्यावरण को एनवायरनमेंट कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति एनवायरल, ध्यान रखिएगा, इसमें पूछता है क्वेश्चन आपसे, एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछ लेता है कि पर्यावरण जो है शब्द कहाँ से लिया गया, एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है। और इसका अर्थ है नेबरहुड अर्थात अड़ोस पड़ोस। तो ये पर्यावरण का अर्थ बता दिया। डगलस और रोमंड हॉलैंड के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों और प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास एवं परिपक्वता को प्रभावित करता है। पर्यावरण के अवयव या मंडल को समझाइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पर्यावरण में जो अवयव हैं वो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल है। स्थल मंडल के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो स्थल मंडल संपूर्ण पृथ्वी का केवल 3/10 भाग है। यानी कि 10 अगर पृथ्वी है, 10 जो है पूरा पृथ्वी है, तो उसमें से केवल तीसरा हिस्सा जो है वो क्या है? हमारा स्थल है, जमीन है, बाकी जमीन नहीं है। शेष भाग जो है 7/10 भाग जो है समुद्र ने लिया। यानी कि जमीन केवल 3% है और बाकी का सारा हिस्सा यानी 30% हमारा जो पृथ्वी है और 70% जो है वो हमारा पानी है। इसके बाद में स्थल मंडल की बात करें, मतलब स्थल मंडल जो पृथ्वी का केवल तीसरा हिस्सा है, सॉरी, आपका 30% है। 10 में से 10वें भाग में से तीसरा भाग है, जबकि पूरा भाग 7% जो है पानी का लिया हुआ है। और जलमंडल की बात करें तो जलमंडल में जो है आप बता सकते हो महासागर जो है इनसे घिरा हुआ 97.3% महासागरों और सागरों से घिरा हुआ है, जिसमें झील और सागर सब कुछ शामिल है। 97.3% केवल 2.7% जो है जिसमें हिम नदी, बर्फ, पहाड़, मीठे जल के झीलें जो हैं ये शामिल है जलमंडल में। इसके अलावा जो है वायुमंडल, तो वायुमंडल जो हमारे चारों तरफ जो मिश्रण बना हुआ है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य जो है मिट्टी के कण, पानी के भाप के, इन सभी का जो आवरण है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। ओजोन परत से जो ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली अत्यधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। ओजोन परत जो है क्षति होती जाएगी अगर हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता जाएगा। इसी तरह से जीवमंडल है। जीवमंडल यानी कि हम जिस सृष्टि में रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे जंतु है, वनस्पति है, लवण है, मिट्टी है, ये सारे जीवमंडल में ही आते हैं। तो किसी के बारे में भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। पर्यावरण के प्रति विद्यालय की भूमिका क्या है, इस वीडियो को जरूर देख लेना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। पर्यावरण के प्रति विद्यालय की भूमिका, बहुत सारी भूमिकाएं हैं पर्यावरण के प्रति विद्यालय की। विद्यालय को समय पर नेट, खेल, नाटक, कहानी आदि से विद्यार्थियों को परिचित कराना चाहिए। समय समय पर दूरदर्शन, फिल्म और रेडियो के माध्यम से पर्यावरण संबंधी ज्ञान और विद्वानों के विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहिए। तो इस तरह से जो है बहुत सारे पर्यावरण के संबंधित कार्य हैं जो विद्यालय को करने चाहिए। इसमें से बहुत सारे कार्य हैं, जो भी आपको अच्छे से याद हो उनको याद करिएगा। इसके बाद में परिस्थिति तंत्र क्या है, इसके घटक लिखिए। जहाँ पर क्वेश्चन समझाने का होगा मैं फटाफट में समझा दूंगा। तो परिस्थिति तंत्र क्या होता है? वह तंत्र जो दो प्रकार के घटकों यानी कि जैविक और अजैविक से मिलकर के बना होता है, वह तंत्र जो है परिस्थिति तंत्र कहलाता है। जैविक मतलब जो जिंदा है, अजैविक जो जिंदा नहीं है, उन सभी से मिलकर के बना हुआ जो हमारा इकोसिस्टम है, उसी तंत्र को जो है हम क्या कहते हैं? परिस्थिति तंत्र कहते हैं। इसमें जैविक घटक होते हैं। जैविक घटक के अंदर जो है जीव जंतु, मानव, मनुष्य, मतलब वनस्पति सब कुछ शामिल होते हैं। ठीक है। जैविक घटक जो है दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है स्वपोषी घटक और दूसरा होता है परपोषी घटक। स्वपोषी घटक जो है वो होते हैं अपने खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं और खुद ही जो है जिंदा रहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं? संश्लेषण क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सूर्य से रोशनी लेते हैं। ठीक है। और अपना भोजन जो है बनाते हैं। यही स्वपोषी घटक होते हैं। और परपोषी जो है हम मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, वो सब जो है परपोषी है, वो दूसरों पे निर्भर है। और उसके बाद जैविक घटक के बाद जो है दूसरा आता है अजैविक घटक, जिसको एबायोटिक यानी निर्जीव पदार्थ जो है वो सारे के सारे अजैविक घटक में आते हैं। ठीक है ना, जैसे वायु, प्रकाश, ताप, वर्षा, ये सारी चीज़ें।
इसके बाद जो है पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्या है, तो भाई प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए हमें इसकी जानकारी चाहिए, प्राकृतिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए, उसके अलावा जो है सुरक्षित और सुखद जीवन के लिए, पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए, पर्यावरणीय घटकों के परिचय और उनके संबंध के बीच की जानकारी के लिए। पर्यावरण शिक्षा का महत्व लिखिए, इसकी महत्व क्या हो जाएगा भाई, पर्यावरण शिक्षा द्वारा संपूर्ण पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त होगा। हमें पर्यावरण शिक्षा से जल, वायु, ध्वनि, मृदा, जनसंख्या आदि के प्रदूषणों के कारण का पता चलेगा, उनका निवारण का पता चलेगा। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन जीव संरक्षण, मृदा संरक्षण आदि विधियों का पता चलेगा। ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट है जिनको आप याद कर सकते हैं। पर्यावरण चेतना विकास विकसित करने में जन संचार माध्यमों की भूमिका क्या है, तो समाचार पत्र भाई एक भूमिका निभा सकता है, इसके द्वारा जो हम जन चेतना फैला सकते हैं। पत्रिकाएं हैं, ये अहम भूमिकाएं निभा सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा पुस्तकें और अध्ययन सामग्री है, उसके द्वारा जो जन चेतना फैलाई जा सकती है। टेलीविज़न भी इसका एक माध्यम है जन चेतना का, रेडियो भी है, और वीडियो टेप भी जो है इसका जन चेतना का माध्यम है। पर्यावरण प्रबंध से क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य तथा इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो पर्यावरण प्रबंध से तात्पर्य पर्यावरण की गुणवत्ता से है, जिसका अंतिम परिणाम जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। अर्थात हम कह सकते हैं मानव तथा पर्यावरण के मध्य संबंध सुधार की प्रक्रिया ही पर्यावरण प्रबंध है। यानी पर्यावरण को मानव बचाएगा, उसके संबंधों को सुधारेगा, नष्ट नहीं करेगा, वही पर्यावरण प्रबंध कहलाता है। पर्यावरण प्रबंध के उद्देश्य पूछा है क्वेश्चन में, तो उद्देश्य और प्रभाव दोनों बताएंगे। तो पर्यावरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं जो अब मैंने 7 पॉइंट में दे रखे हैं, और प्रबंध का जो प्रभाव है वो आप बता सकते हैं। यहाँ पर प्रबंध के जो है निम्नलिखित प्रभाव हैं जिनको आप जो है पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना, जीवन सत्य की स्थापना करना और नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा छात्र जो है पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानने और उनके विश्लेषण के द्वारा समुदाय में समस्या को कम करने का प्रयत्न करेगा। यानी समाज में समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है वो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा छात्र जो है पर्यावरण की समस्याएं जानेगा, उनका विश्लेषण करेगा, उनको कम करने का प्रयत्न करेगा, ठीक है। इस प्रकार छात्र को पर्यावरण कार्यों में जो है व्यस्त रख करके उनको जागरूक किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के कुछ चरण होते हैं जिसमें समस्या की पहचान की जाती है कि भैया कैसी समस्या है पर्यावरण में, है समस्या प्रस्तुत करना, फिर समस्या समाधान को ढूंढना। उसके अलावा जो है हम छात्रों को बेहतर समाधान खोजने में निम्न तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि छात्रों को बेहतर पर्यावरण के संबंधी बेहतर समाधान खोजने के लिए कौन सी तकनीक जो है आसान रहेंगे, या कौन से तकनीक आप सुझाएंगे। तो आपको आंसर में लिखना होगा अवसर के चक्र, और ब्रेन राइटिंग, फोटोग्राफी और रिवर्स में कार्य करना। समाधान जो है एक समस्या समाधान ढूंढना और समाधान का चयन करना। इस चरण में छात्र को संभावित समस्याओं की प्रभाविता का आकलन करना चाहिए। इसमें क्या करेगा, विचारों को बोर्ड पे लिखेगा, छात्रों को एक साथ जो है अच्छे विकल्प बनाने की मापदंड पर चर्चा करेगा, प्रत्येक छात्र को 3 स्टार देगा और उसको सबसे ज़्यादा पसंद हो उसका विचार जो है स्टार देने को कहेगा। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, कार्य योजना बना सकते हैं। छात्र अपने कार्य की योजना निम्नलिखित तरीके से या सहायता से बना सकते हैं। इसमें कॉमिक स्ट्रिप है और वर्णनात्मक पैराग्राफ, इससे आप कर सकते हैं। और ये पर्यावरण अध्ययन का जो है वीडियो जरूर देख लेना अगर आप जो है अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। फिर क्रियान्वयन करेंगे, क्रियान्वयन का मूल्यांकन करेंगे, व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आएंगी क्रियात्मक अनुसंधान के सॉरी पर्यावरण शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। अगर 1-2 पॉइंट कम भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये जो डिटेल है ये आप ज़्यादा नहीं लिखते हो, ये भी नहीं लिखते हो तो, लेकिन ये पॉइंट जरूर लिखना है। जैसे कि समस्या का प्रस्तुत करना, समाधान ढूंढना, समाधान का चयन करना, है कार्य का योजना करना, उसके बाद में क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना, व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण करना, ये सब चीज़ें। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। तो वायु प्रदूषण से बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, शुद्ध वायु नहीं होगी तो इसके बिना तो मृत्यु तक हो सकती है। रक्त प्लाज्मा में जो रक्त है, वायु जो है रक्त प्लाज्मा में घुलती नहीं अपितु क्या बनती है, होमोग्लोबिन के साथ मिश्रित होकर के संपूर्ण शरीर में जो है भ्रमण करने लगती है। इससे जो है बहुत सारी परेशानी होती है। हैं इससे क्या कैसे रोग हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, गले का दर्द हो सकता है, निमोनिया, फेफड़े का कैंसर इत्यादि। जो श्वसन रोग, अतिरिक्त आयु में अगर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड घुल जाए तो ये कैंसर, हृदय के रोग और मधुमेह आदि हो सकते हैं। ये सारे के सारे दुष्प्रभाव है वायु प्रदूषण के हमारे जीवन के अंदर।
पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, तो हमने बताया था अभी अभी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत हम सीख सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं, ठीक है, और विकास कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं जिनको आप लिख सकते हैं। फिर इसमें जो है वियोजक या अपघटक क्या होते हैं, तो जो मृत चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, खा जाते हैं, सड़ने गलने से रोकते हैं जो है, उन्हीं को जो है क्या कहते हैं, हम अपघटक कहते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं ये, मृत जंतुओं को, पौधों को, जैविक पदार्थों को वियोजित या अपघटित कर देते हैं। यानी सड़ना गलना जो वो होता है ना, अपघटित का मतलब सड़ना गलना, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इस क्रिया के दौरान वे अपना भोजन भी निर्मित करते हैं तथा जटिल कार्बनिक पदार्थों को एक दूसरे से पृथक भी कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है पर्यावरण शिक्षा की विभिन्न शिक्षण विधियाँ क्या हैं, ये वीडियो देख लेना। अगर आप अभी लेट आए हैं तो समझ लीजिए कि आप थोड़ा लेट हो गए हैं, ये वीडियो जरूर देख लेना। सामान्य रूप से पर्यावरण शिक्षण में निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये सारी विधियां हैं: व्याख्यान विधि, वाद विवाद या परिचर्चा विधि, प्रयोजना या प्रोजेक्ट विधि, पर्यटन अथवा क्षेत्र भ्रमण विधि, समस्या समाधान विधि, पूछताछ विधि, प्रदर्शनी विधि, खोज विधि, या जिसको ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा खोज विधि का अन्य नाम क्या है या ह्यूरिस्टिक विधि का अन्य नाम क्या है, तो ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉरी, अब इसमें जो है आपका जो व्याख्यान विधि है, वाद विवाद है, परियोजना है, सारे विधियों को हम एक बार एक एक करके मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। व्याख्यान विधि क्या होती है, सबसे प्राचीन विधि है, पुरानी विधि है, ठीक है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है और इस पे जो है प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। वाद विवाद विधि, जिसको परिचर्चा विधि कहते हैं, इसमें जो शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। क्लियर है। परियोजना या प्रोजेक्ट विधि जो है उसकी बात करें तो ये जो है आपका, इसको दिया था WH किलपैट्रिक ने, ठीक है। ये उत्तम विधियों में से एक है। ये छात्र केंद्रित विधि है, ये याद रखिएगा। पर्यटन अथवा क्षेत्र भ्रमण तो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है क्योंकि इससे साक्षात ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, ये स्थायी ज्ञान देता है हमें। समस्या समाधान विधि जो है ये क्या है, मानसिक क्रियाओं पर बल देता है, इसमें योग्यता का विकास होता है अपना। उसके अलावा जो है पूछताछ विधि है, ये शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय होते हैं इसमें। प्रदर्शन विधि जो है ये आपका जो है जैसे कि कोई चीज़ हम प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार नगरीकरण, जनसंख्या विधि के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को चित्र की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है। नगरीकरण का मतलब है नगरों में गांव के लोग आकर के बस रहे हैं और जितने गांव के लोग शहरों में आएंगे तो उनको रोजगार की आवश्यकता होगी, रोजगार के लिए वो कंपनियों में जाएंगे, उससे ज़्यादा कंपनियां खुलेंगी, कंपनियां ज़्यादा खुलेंगी तो प्रदूषण बनेगा, और प्रदूषण जो है वायु, जल, मृदा किसी तरह का भी हो सकता है। इसके बाद जो है आपका अगला है खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, ठीक है ना। इसको अनुसंधान विधि भी कहा जाता है, इसको स्वयं खोज विधि भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसके नाम है। इसके जो जन्मदाता है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये कार्य क्षमता विकसित करती है बालक की, ठीक है। अनुसंधान वृत्ति उत्पन्न होता है, यानी कि वो खुद जो है अच्छी तरीके से काम करने लगता है, खोजने बिनने लगता है, ठीक है। इसमें छात्र जो हैं स्वयं सक्रिय रहते हैं। इसके बाद में पर्यावरण के लिए प्रोजेक्ट पद्धति को एक प्रभावशाली विधि के रूप में विवेचना कीजिए। तो अभी अभी हमने प्रोजेक्ट पद्धति पढ़ा है, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं प्रोजेक्ट पद्धति जो है क्या कर सकता है, जीवन से संबंधित होता है, चरित्र निर्माण में सहायक होता है, उसके अलावा जो है मानसिक विकास में सहायता करता है, हस्तकार्य के लिए के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है, रुचिपूर्ण प्रणाली होती है, उत्तरदायित्व की भावना विकास होता है। ये सारे बिंदु हम इस प्रोजेक्ट विधि में डाल सकते हैं, जिसको परियोजना विधि भी कह सकते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो शिक्षण शैली कैसी है भैया, ये पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावित करेंगे। प्रयुक्त उपकरण किस तरह का है, हम किस तरह के मॉडल प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह का ग्लोब मैप जो शिक्षण सामग्री है वो। और उसके अलावा डिजिटल विधियों की उपस्थिति कैसी है, पर्यावरण नीति हमारी सरकार की कैसी है, और निम्न कक्षाओं तक सीमित होती है पर्यावरण शिक्षा, इसलिए जो है ऊंची कक्षाओं में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। 5वीं क्लास तक जो है EVS एनवायरमेंटल साइंस चलती है। उसके बाद में 6ठी क्लास से जो है आपका सामाजिक विज्ञान और विज्ञान अलग हो जाता है, तो इस तरह से जो है वहाँ पर सीमित हो जाती है। संसाधन कैसे हैं, पर्यावरण शिक्षा में शिक्षा में स्वास्थ्य और जनसंख्या शिक्षा का समावेश जो है ये भी करना चाहिए, तो ये भी इस पर्यावरण शिक्षा पर एक असर डालेगी। तो पर्यावरण जागरूकता के विकास में अध्यापकों का क्या उत्तरदायित्व है भैया, तो पर्यावरण की वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण करेंगे बच्चों के सामने, प्रदूषणों और विकृतियों के रूपों का विश्लेषण करेंगे, पर्यावरणीय जागरूकता संबंधी बहुप्रचार माध्यमों को समझाने में मदद करेंगे, पर्यावरण का गहराई से अध्ययन करने के में सहायता करेंगे, कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, पर्यावरण संरक्षण संबंधी कुछ अभियान चला सकते हैं,
छात्रों में नैतिक मूल्यों की भावना का विकास कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारे सारे बिंदु हम इसमें ला सकते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, तो वातावरण या अनुकरण, वातावरण तथा अनुकरण से सीखते हैं। बायोगैस में कौन सी गैस होती है, तो मीथेन गैस होती है, याद रखिएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित होने वाला गुण कौन सा है, तो सुस्पष्टता। विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि जो है अन्वेषण विधि मानी जाती है। पर्यावरण का प्रकार जो है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। इसके बाद में पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य में ज्ञान की भूमिका क्या है, तो जागरूकता उत्पन्न होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है, कौशल में निपुणता आती है और मूल्यांकन कुशलता से किया जाता है। इसको डिटेल में हम समझा सकते हैं। ये वाला वीडियो देखोगे तो ये डिटेल में आपको आंसर्स मिल जाएगा। तो पर्यावरण अध्ययन का ये वीडियो देखना है आपको। बच्चों में पर्यावरण अधिगम की विधियों का वर्णन कीजिए। करके सीखना, अनुभव से सीखना, मूल प्रवृत्तियों द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, इन सभी को डिटेल में समझाना होगा। बड़े क्वेश्चन आते हैं ये। बच्चों के पर्यावरणीय विचारों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो ये सारी विशेषताएं जो है इसमें हम देख सकते हैं। सामान्य वर्ग से संबंध होता है, कल्पना और वास्तविकता, या सामान्य गुण, अनुभव और व्यक्तिगत भिन्नता। ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो उसमें उन्होंने सीखने का सिद्धांत क्या दिया था कि वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं की पहचान करना है, उचित रचना कौशल, प्रत्यय और विश्लेषण अभ्यास इत्यादि। पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण की परिभाषा जे.एस. रॉस ने दी थी। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा नामक पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों का विवेचना करते हैं। ये कथन जो है ईवी वेस्ले का है। परिचर्चा एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी के रूप में किसी समस्या का या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। यह कथन जो है जेम्स एमिल का है, एम ली का है। पर्यावरण की गुणवत्ता के प्रति चिंता से सुविज्ञ दृष्टिकोण का विकास करना ही पर्यावरण शिक्षा है। यह परिभाषा स्वान की है। ब्लूम ने पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों को बांटा है 3 भागों में। प्रकृति का अनुसरण करो, ये कहा था रूसो ने। प्रकृति का अनुसरण करो यानी प्रकृति को फॉलो करो, प्रकृति से सीखो। इसके बाद में है जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। यह परिभाषा फिटिंग की है। वातावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। यह परिभाषा हर्स्कोविट्स की है। इसके बाद है पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा वुडवर्थ की है। परिभाषाएं बहुत है जिनको आपको याद रखना होगा। कोई परिभाषा किसी तरह से भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। प्रदूषित जल से होने वाला प्रमुख रोग जो है वो पीलिया है। एनसीएफ का पूरा नाम जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। मूल्यांकन जो होता है लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक होता है। पाठ योजना की पंचदीपीय प्रणाली जो हार्वर्ड की है। पर्यावरण पर मूलतः जो है मानव का अधिकार होता है। सुंदरलाल बगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। ये वाला वीडियो देख लेना, बड़े क्वेश्चंस के सारे आंसर्स आपको इसमें मिलेंगे। प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है 1972 में हुआ था। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है तापीय प्रदूषण से संबंधित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छेद के प्रभाव से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1986 में हुई। चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तु को आजीविका कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत जो है सौर ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है। प्रदूषण निवारण अधिनियम जो है 1981 में कुल 26 धाराएं हैं। प्रदूषण उच्च ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप होता है। ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकार से रासायनिक प्रभाव है। सर्वप्रथम परितंत्र शब्द का प्रयोग H.G. टांसले ने किया था। संपोषित विकास का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1990 में हुआ था। परिस्थितिकी प्रणाली का सरलतम नाम जो है प्रकृति है। अपवाहन की क्रिया का प्रमुख कारक जो है वर्षा है। पर्यावरण उपागम का अर्थ जो है लिखना है आपको। पर्यावरण उपागम का अर्थ है छात्रों में भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के संरक्षण हेतु उचित दृष्टिकोण विकसित करना। पुस्तकालय का महत्व जो है मौन पठन अभ्यास हेतु, आवश्यक अवकाश के समय सदुपयोग हेतु, आत्म शिक्षण हेतु, शिक्षकों के लिए उपयोगी अतिरिक्त ज्ञान हेतु। पाठ्य योजना का महत्व जो है लक्ष्यों की स्पष्टता, शिक्षण विधियों का चयन, शिक्षण सामग्री की व्यवस्था, समय तथा शक्ति में बचत, आत्मविश्वास में वृद्धि, पाठ्यक्रम समय पर समाप्ति। सहायक सामग्री क्या है, श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, चित्र, मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, पोस्टर इत्यादि।
इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना निर्माण के पूर्व आवश्यक सावधानियों को बताइए। पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, सीखने के सिद्धांत, बालकों की रुचि, शिक्षण विधि है, शिक्षण सामग्री। पाठ योजना के सोपान जो है, भूमिका, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध निर्धारण, प्रयोग और पुनरावृत्ति यानी रिवीजन। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत जो है, ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, कक्षा कक्ष में गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। कक्षा कक्ष को गतिविधि जो है कुछ ना कुछ काम करवाएं, कुछ सिखाएं, और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों और राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये 5 जो है इसके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं एनसीएफ के। एनसीएफ का अंग या भाग लिखिए, तो इसके अंग या भाग में आता है परिप्रेक्ष्य और सीखने का ज्ञान, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, विद्यालय व कक्षा का वातावरण और सुव्यवस्थागत सुधार। इसके बाद में जो है, पर्यावरण पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में क्या आता है आपका, विद्यार्थियों के स्तर और मानसिक विकास के अनुकूल होना चाहिए पाठ्यक्रम, बालकों की रुचि के अनुकूल होना चाहिए, वातावरण केंद्रित होना चाहिए, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, विभिन्न विषयों से संबंधित होना चाहिए, क्रियाशीलता को स्थान मिलना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए, प्रेरणादायक पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसी तरह से व्यापक सर्वे का क्षेत्र जो माना जाता है वो सरकार, कानून, शिक्षा तथा जनसंख्या जो है, व्यापक सर्वे कर सकते हैं इस पे आप। कौशल के प्रकार जो है 2 होंगे। विद्याओं को प्रदर्शित करने के लिए एक माध्यम है, वो है पुस्तक। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम फ्यूरियर ने किया था। इसके बाद में भ्रमण विधि का प्रमुख गुण जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव, स्थायी ज्ञान। प्रोजेक्ट विधि का मुख्य सिद्धांत जो है स्वक्रिया है, स्वतंत्रता है और वास्तविकता है। प्रदर्शन विधि का आवश्यक सोपान जो है वो क्या है, पाठ की प्रस्तावना, प्रयोग का वातावरण या विवरण। विश्व की 3 प्रमुख समस्याएं क्या है जिन्हें 3P के नाम से जाना जाता है, तो एक है जनसंख्या, एक है प्रदूषण और दूसरा है गरीबी। पॉपुलेशन पॉल्यूशन पॉवर्टी, जिसको 3P के नाम से जाना जाता है। ये भी पी, ये भी पी, ये भी पी। इस पी पॉपुलेशन का है जनसंख्या, इस प्रदूषण को बोलते हैं पॉल्यूशन और इस गरीबी को बोलते हैं पॉवर्टी। ये 3P हैं। संचित अभिलेख की विशेषताएं जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद में अवलोकन विधि की विशेषताएं भी लिखी हुई हैं। पोर्टफोलियो के उद्देश्य क्या होते हैं ये भी लिखी हुई है। इस वीडियो को देख लेना, बहुत फायदेमंद रहोगे। मूल्यांकन की अवधारणा जो हमने बता रखी है, कितनी बार हर विषय में मूल्यांकन के बारे में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने कोठारी आयोग के अनुसार एनसीईआरटी 1963 के अनुसार जो है बताई है। इसके बाद में जो है, मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से शिक्षक क्या कर सकता है, यह जानकारी प्राप्त कर सकता है कि विद्यार्थियों ने कितना और कितनी अच्छी तरह से सीखा। ये सब चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं। इसके बाद में ग्राम पंचायत के कार्य जो आपसे पूछ सकता है, तो ये कार्य आप बताएंगे ग्राम पंचायत के। इसके अलावा जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय पूछा जाता है कभी कभी, तो ये बताओगे। वर्षा जल संचयन के उद्देश्य क्या है भैया, ये बता सकते हो। ये सारे उद्देश्य हैं इसमें। वर्षा जल संचयन के लाभ कभी कभी पूछ सकता है, तो लाभ जो है आप ये बता सकते हो। वैश्विक ऊष्मन यानी विश्व तापन, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो ये आप छोटा सा पैराग्राफ लिख दोगे, हल्का सा 2 लाइनें, तो आप समझ जाओगे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का सतह का तापमान या वातावरण का तापमान जो है बढ़ रहा है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण या भ्रमण के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। इसके उद्देश्य जो है हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखे हैं। और इसकी विशेषताएं क्या है ये भी कभी कभी पूछेगा, तो आपको ये याद रखना है। अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है, जो हम वेस्ट जो होता है उसका प्रबंधन क्या होता है। आपसे 3R के बारे में ज़रूर पूछ लेता है, जिसको रीयूज, रिसाइकल है ना, ये सब बोलते हैं। तो पुनः उपयोग, रीयूज जो होता है, ठीक है, ये होता है एक। और आपका रीपर्पज़ यानी पुनः प्रयोजन में लाना, वापिस से उसको यूज़ करना। प्रयोजन मतलब हम कुछ नई वस्तु बना सकते हैं, उपयोगी नहीं है, उस उपयोग में नहीं आने वाली उस वस्तु को किसी अन्य उपयोग के लिए कर लेते हैं। मतलब एक खाली डिब्बा है, सपोज करिए आप पेप्सी की बोतल लाए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने पी लिया, उसको फेंक सकते हो। दूसरा है आप उसको यूज़ कर सकते हो किसी सामान को रखने में या पानी ठंडा करने के लिए। पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल, यानी प्लास्टिक, कागज, कांच आदि की वस्तुओं जो है, ऐसे पदार्थों को पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, चिपको आंदोलन के उद्देश्य क्या हैं, इसमें आपको बता दिया है हैं। और पर्यावरण दिवस के रूप में निम्नलिखित तारीखों को जो है आपको याद रखना है, जिसमें पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है।
यह दिवस जो है 1972 के स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन की याद के रूप में मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व जन दिवस 21 मार्च को, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। ध्वनि की इकाई मैंने बताया था आपको, डेसिबल होती है, जिसको डीबी में बोला जाता है। इसका एसआई जो मात्रक होता है वो वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। और डेसिबल यूनिट क्या होते हैं? ध्वनि की तीव्रता या स्तर को मापी जाती है। डेसिबल का क्या उपयोग है? ध्वनि की तीव्रता या उसके स्तर को मापा जाता है। उसके अलावा जो है आकाशगंगा क्या है, ये आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन। तो ये जो मैंने वीडियो भी बताया ना ये वाला, इसमें सारे क्वेश्चनों को मैंने समझाया हुआ। आकाशगंगा क्या होती है, IUCN का पूरा नाम क्या होता है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें बताई हुई है। फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इनको जो है पढ़ करके याद कर लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मेघा पाटकर का क्या योगदान है? तो मेधा पाटकर ने क्या करा था? नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये संबंधित है, ठीक है ना। तो इन्होंने पर्यावरण संरक्षण में नर्मदा को बचाया था, पर्यावरण जागरूकता फैलाई थी, वैकल्पिक विकास मॉडल का समर्थन किया था, जल जमीन और जंगल की रक्षा की। वृक्षांश क्या है, इसका महत्व लिखिए। वृक्षांश जो है भोजन का वह भाग होता है जिससे पाचन तंत्र नहीं पचा सकता है, यानी कि इसमें रेशियो का सबसे ज़्यादा समायोजन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। वृक्षांश के स्रोत क्या हैं? तो हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, चोकर, बीन्स, दाल इत्यादि। वृक्षांश के महत्व बहुत सारे हैं जिनको आपसे पूछा जा सकता है। तो नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल बिल क्या है? तो ये ट्रिब्यूनल बिल जो है 1992 का है, एक विधेयक है जो संसद के द्वारा पास किया गया था। ये उन व्यक्तियों को न्याय और मुआवजा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था जो खतरनाक और विषैले रासायनिक दुर्घटनाओं के कारण प्रभावित हुए थे, ठीक है ना। इसके अलावा जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्य क्या हैं? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1916 में स्थापित की गई थी, है ना। इसका कार्य जो है क्या है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो प्राणी विविधता का सर्वेक्षण करना, प्रजातियों की पहचान, वर्गीकरण करना, विलुप्त प्राय और संकटग्रस्त जातियों की सूची बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें कार्य सम्मिलित हैं। पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा है, इसको भी मैंने उस वीडियो में समझा है। पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का आशय क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा स्पष्टीकरण पूछा गया है कि स्पष्ट कीजिए, तो स्पष्टीकरण मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। प्राकृतिक आपदा क्या है? सभी जानते हैं, भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, जो ये सारी की सारी प्राकृतिक आपदा है। इसका प्रबंध जो है हमें कैसे करनी है, ठीक है। आपदा पूर्व तैयारी करेंगे, आपदा के समय की क्रियाएं क्या होंगी और आपदा के बाद का पुनर्वास कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। पर्यावरणीय जागरूकता के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? तो जागरूकता का संचार करेगा, व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, है परियोजना और विधियों का संचालन करेगा। ये वीडियो देख लेना, सबको समझ में आ जाएगा। शैक्षिक गतिविधियों का संदेश देना इत्यादि हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। अधिगम के क्षेत्र में जे ब्रूनर के योगदान का वर्णन कीजिए। तो जे ब्रूनर ने क्या बोला था उसके बारे में? अधिगम प्रस्तुत करने के 3 मोड बताए थे, क्रियात्मक, प्रत्यक्षदर्शी और प्रतीकात्मक। खोज आधारित अधिगम इन्होंने दिया था, ठीक है। सर्पिल कार्यक्रम दिया था, इसको स्पाइरल कार्यक्रम भी बोला जाता है। प्रेरणा और जिज्ञासा का महत्व बताया है, संज्ञात्मक अधिगम दिया है, ये सब। अधिगम के क्षेत्र में वाइगोत्स्की के योगदान का वर्णन करना है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, तो ये अभी आप बता दोगे, ठीक है। ये कुछ जो योगदान है जो मैंने पॉइंट वाइज लिखे हैं, आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, भाषा की भूमिका वगैरह सब। व्यक्तिव्रत क्या है, इसकी रूपरेखा लिखिए। तो व्यक्तिव्रत वह विधि है जिसके माध्यम से किसी छात्र, शिक्षक या विशेष परिस्थिति का विस्तृत अध्ययन करके उसका रिपोर्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। इसकी रूपरेखा में परिचय, सामान्य जानकारी, समस्या की पहचान, समस्या का कारण, समस्या का प्रभाव, समाधान हेतु प्रयास, परिणाम, सुझाव, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। पर्यावरण किन 2 शब्दों से बना है? तो आप जानते हैं, परि प्लस आवरण से। जीवों की परिस्थिति कारकों का योग पर्यावरणीय कथन जो फिटिंग का है। पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है फिनलैंड में हुआ था। मुख्य रूप से पर्यावरण के 2 प्रकार होते हैं। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो जितने प्रतिशत भूमि पर वन है वो 19.47% है। जीवाणु द्वारा जो रोग होता है वो टाइफाइड, निमोनिया और हैजा होता है। खाद्य श्रृंखला में प्रथम जो आता है वो प्रथम नंबर पे, पहले नंबर पे जो आता है वो पौधा होता है, ठीक है।
भूमि पर वनस्पति की चादर का क्या काम है? भूक्षरण को रोकना, यानी मिट्टी के कटाव कटाव को रोकना। रेडियो एक्टिव प्रदूषण से होने वाला रोग जो है वो अस्थि संबंधी रोग होगा, विकार होगा। भारत में पर्यावरणीय समन्वय समिति की स्थापना जो है 1972 में की गई थी। राष्ट्रीय प्रति भूमि विकास बोर्ड का गठन 1985 में हुआ। राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी 1992 में। ध्वनि की इकाई अभी हमने बात करी थी, डेसिबल होती है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो है उसका नाम है रिकेट्स। ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी जो गैस है उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोलते हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। MCQ की वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी गई है जो आपको मिलने वाली है, और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सारे वीडियोस देखिए। मैं तो कहूँगा, मेरे को बार बार ये बोलना पड़ता है, आप लोगों को समझाना पड़ता है कि आपको वीडियोस देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियोस में वो सारे प्रश्न लिए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।